दीदी रुकने का नाम नहीं ले रही। ये वोक फेमिनिज्म को क्या हो जाता है कि नवरात्रि के टाइम इनके अंदर की देवी जाग जाती है, ये खुद को देवी मानने लगती हैं। तुम भगवान नहीं हो। सबसे पहली बात, नवरात्रि में हम देवियों की इज्जत करते हैं, लेकिन इस चीज़ को कोई काउंटर करता है और कहता है कि देवी की इज्जत अगर हम 9 दिन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो क्यों ना हम बाकी दिन भी सेम तरीके से बिहेव करें। अब इस लाइन से काफ़ी लोगों के दिमाग में सीधी बात पहुंचती है कि अरे 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 इसने हिंदुज़म पर कैसे बोल दिया। तो वो शुरू हो जाते हैं कि देखो हिंदुज़म पर मत बोलो, दूसरे रिलीजन पर क्यों नहीं बोलती, वहाँ बोलने में क्यों फट जाती है, हिंदुज़म को टारगेट करना इतना आसान क्यों है। और दूसरा पॉइंट होता है उनके पास कि हम देवियों की इज्जत कर रहे हैं, लड़कियों की नहीं। आजकल की लड़कियां देवी जैसी है क्या? तुम खुद को माँ दुर्गा समझती हो क्या? नहीं, हम खुद को माँ दुर्गा नहीं समझते और समझ भी नहीं सकते। लेकिन एक मिनट, किसने कह दिया आपको कि हम इन 9 दिनों में सिर्फ और सिर्फ देवी की पूजा करते हैं? क्या आपके घर में कंजक नहीं होती? क्या आपके घर में कन्या पूजन नहीं होती? क्या आपके घर में छोटी छोटी बच्चियों की कुमारी पूजा नवमी के दिन नहीं होती? वो किनकी होती है? छोटी बच्चियों की होती है। हाँ, क्यों होती है? क्योंकि हम मानते हैं कि उनमें माँ दुर्गा वास करती है। तो क्या आपने ऐसा न्यूज़ कभी नहीं सुना कि उन छोटी छोटी बच्चियों का भी कुछ तो हो रहा है? आजकल ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं। तो क्या हमें ये हिपोक्रेसी शो करना ज़रूरी नहीं है? अच्छा, फिर आप कहेंगे नहीं, हिपोक्रेसी शो करने की तो कोई बात है ही नहीं इसमें। हम रिलीजन के पर्टिकुलर प्रैक्टिस से एक हिपोक्रेसी भी शो नहीं कर सकते। लेकिन दशहरा में सालों से चलता हुआ आ रहा है कि राम जी ने रावण का दहन किया था इस दिन, इस वजह से हम रावण का पुतला जलाते हैं। ऑल्दो मुझे इस चीज़ में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि मतलब हम रावण को क्यों ही जला रहे हैं? हम में से कौन राम जितने इतने महान हैं? बट स्टिल परंपरा तो यही है ना कि रावण को जलाया जाएगा। लेकिन इस बार इंदौर में सूर्पनखा को जलाया जाने वाला था। सूर्पनखा को किसने जलाया होगा? रामलीला खत्म होने के बाद राम ने। लेकिन राम ने क्या सूर्पनखा का दहन किया था? नहीं। तो ले लिया ना आपने भी रिलीजन का सहारा, वो भी इतने बड़े लेवल में रिलीजन का सहारा लिया है। लेकिन यहाँ तो मुझे कोई देते भैया नहीं दिख रहे इस चीज़ को काउंटर करते हुए। कोई नहीं कह रहा कि ठीक है और तूने गलत किया है, वो क्रिमिनल है, लेकिन हमें रिलीजन का सहारा क्यों लेना? क्यों हम ट्रेडिशंस को तोड़ मोड़ कर दिखाए? क्यों हमें रिलीजन के अंदर घुस घुस के अपने पर्सनल गजेस निकालने हैं? ये तो किसने नहीं कहा। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि कन्या पूजन करने के बाद ये कन्या सेफ है भी कि नहीं, ये भी हमें नहीं पता, जो कि फैक्ट है। हम आए दिन सुनते हैं स्कूल वैन वाले ने क्या किया है, नर्स ने क्या किया है, डॉक्टर ने क्या किया है। जिन बच्चियों की आज कन्या पूजन हो रही है, क्या आपको पूरी श्योरिटी है कि अगले साल ये बच्चियाँ रहेंगी यहाँ पे? जो बच्ची आज 5 साल की है, अगले साल 6 साल की यहाँ मिलेंगी, आपको पूरी श्योरिटी है इस बात की? हो सकता है इनमें से आधे न्यूज़ में आ जाए, क्योंकि ऐसा एक्चुअल में हो भी रहा है। या फिर आजकल तो मीडिया कुछ और चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बिजी है, तो हो सकता है ये इंस्टाग्राम पोस्ट में आ जाए किसी और लड़के के साथ, जो लड़का फिलहाल कन्या पूजा कर रहा होगा। पर ये हिपोक्रेसी हम शो नहीं कर सकते। लेकिन हम सूर्पणखा का दहन ज़रूर कर सकते हैं, और इस चीज़ को इनिशिएटिव कहा जाएगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। ऑल्दो आई सपोर्ट दिस इनिशिएटिव। लेकिन अगर आप इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हो तो आपको उस इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आप एक इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन आप दूसरे इनिशिएटिव को क्रिटिसाइज कर रहे हैं एंटी रिलीजियस बोल के, जबकि उसने एक्चुअल में रिलीजन के बारे में कुछ कहा भी नहीं है। उसने बस एक नॉर्मल से प्रैक्टिस के बारे में कहा है। प्रैक्टिस के बारे में भी नहीं कहा है, प्रैक्टिस करने वाले के बारे में कहा है। ऑल्दो मैं बता दूं कि मैं ऑकवर्ड कोड को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मुस्कान और ऑकवर्ड कोड जो है अक्सर ही रिलीजियस चीज़ें उठा के क्रिटिसाइज करती है, जैसे कि करवा चौथ हो गया, मंगलसूत्र सिंदूर हो गया, या फिर कैसे पीरियड से मंदिर नहीं जाते हैं। ये सारी चीज़ों पर बात करना इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ों पर सवाल उठाना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि वो क्यों बाकी रिलीजन की औरतों को इग्नोर कर देती है। उनके साथ भी तो बुरा हो रहा है ना, उनको भी काउंटर करना चाहिए। लड़के ऐसा जब कहने लगे कि मेरे लिए ऐसा करो क्योंकि मैं देवता हूँ, ये वो, तो तुम लोग कहोगे कि यार चुप बैठ, क्या चुतिया पहली बातें कर रहा है। नहीं जी भैया, लड़के आज ये बात नहीं कह सकते कि मैं देवता हूँ, क्योंकि लड़के हमेशा से कहते आ रहे हैं, इसलिए उनका दूसरा नाम पति परमेश्वर भी है। अब मुझे पता है, मुझे काफ़ी लड़के आके यहाँ पे करेक्ट करने वाले हैं कि पति परमेश्वर नाम इसका मतलब ये नहीं कि पति भगवान है, ठीक उसी तरह पत्नी को भी धर्म पत्नी कहा जाता है। तो वापस से करेक्ट कर दूँ, मैं हिंदुज़म की बात नहीं कर रही, मैं ट्रेडिशन की बात कर रही हूँ। क्योंकि क्या आपने कभी देखा है कि जिस तरीके से ये औरतें अपने पति के पैर धो के पानी पी रही है, ऐसा किसी भी गाँव शहर कहीं भी कोई पति अपने पत्नी के पैर धो के ऐसे पानी पी रहा है? नहीं तो उसने कोई भी गलत नहीं बोला कि 25 जगह मुंह मारने के बाद जो लड़कियां लिव इन में रहती हैं वो अपने आप को कूल समझती हैं। देखो, लिव इन रिलेशनशिप को बाहर की कंट्री में या अंग्रेजी भाषा में कुछ भी समझते हो या कुछ भी कहते हो या उसका अर्थ कुछ भी हो, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदी भाषा में उसका अर्थ रखेली है। रखेल का मतलब होता है बिना शादी के चौदम पट्टी, और हिंदुस्तान में बिना शादी के ये सब करने को, इस प्रकार के संबंध को सम्माननीय नहीं माना जाता है। मैं शादी करूंगा नहीं और मेरे साथ रहोगी तो लूंगा अलग, देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये मेरी कंडीशन है, और ये कंडीशन जानने के बाद कोई लड़की मेरे साथ रहती है और कुछ साल बाद उसे मुझसे प्यार हो जाता है और वो मेरे पैर पकड़ के नीचे रो रही होती है और मुझे बोले कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे प्यार हो गया, तो मैं उसे फिर यूं उठाता हूँ, आजा आजा आजा, तेरी माँ की चू। तो रखेली है। रखेल का मतलब होता है बिना शादी के चौदम पट्टी,
और हिंदुस्तान में बिना शादी के ये सब करने को, इस प्रकार के संबंध को सम्माननीय नहीं माना जाता है। मैं मुंह से बोलता हूं कि मेरा इंटेंशन ये है रिलेशनशिप में आने का, आना है आओ, नहीं तो आउट। रखेली है, रखेल का मतलब होता है बिना शादी के चौदम पट्टी, और हिंदुस्तान में बिना शादी के ये सब करने को, इस प्रकार के संबंध को सम्माननीय नहीं माना जाता है। इसीलिए भैया को कहीं सम्मान नहीं मिलता, लेकिन भैया को उसमें भी प्रॉब्लम है। और मेरा क्या है, मैं तो चूतिया हूँ, मैं तो वर्जिन से ही करूंगा। तो भाई देखती है, तुझे छोटे कपड़े पहनना पसंद है, तुझे लड़कों के साथ रात भर नाइट आउट रहना पसंद है, तेरा बॉडी काउंट बहुत ज्यादा है, पर मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा ना। आई लव यू, ये मेरा काम नहीं है, तेरे बाप का काम है। वो रोके रोके नहीं रोके, मुझे मतलब नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है, किसी भी मर्द जात को औरत की चॉइस बदलने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका राइट है। वो घूमे, खाए, पिए, ऐश करे, अय्याशी करे, वो उसका चॉइस है। वैसे ही एक औरत जात को भी किसी मर्द का चॉइस बदलने का अधिकार नहीं, क्योंकि ये भी मर्द का राइट है। अगर कोई मर्द कल को ये बोल दे कि मुझे सील पैक लड़की चाहिए, मैं सिर्फ वर्जिन लड़की से शादी करूंगा, जा, तो उससे नहीं यार करता। पहली बात तो भैया से प्यार कौन सी लड़की कर रही है जिस लड़की के लिए इतने सारे वीडियो बना रखे हैं। दूसरी बात, सिल पैक क्या होता है, तो खुद तो बन जा पहले, थड़की कैरेक्टरलेस। स्वागत मनाने के लिए शादी करने की जरूरत नहीं है मुझे। जब चाहूँ अपनी मर्जी की आइसक्रीम खा सकता हूँ, और खाता भी हूँ। मेरे मूड पर डिपेंड करता है कि कब मुझे क्या खाना है। रखेल का मतलब होता है बिना शादी के चौदम पट्टी, और हिंदुस्तान में बिना शादी के ये सब करने को, इस प्रकार के संबंध को सम्माननीय नहीं माना जाता है। तुम्हारे बाप ने लाख रुपए देखा नहीं और तुम्हें लड़का चाहिए लाखों कमाने वाला, वो भी महीना। और लड़के वाले दहेज मांगते हैं, मांगते होंगे, मुझे उनसे मतलब नहीं है। ये क्या बात हुई, मुझे उनसे मतलब नहीं है। जब तुम एक पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने बैठे हो, कुछ कंसेप्ट के चलते अगले वाले शख्स को, अगले वाले जेंडर को डिफेम करने बैठे हो, तो मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ कि मांगते होंगे, मुझे उससे मतलब नहीं। कैसे मतलब नहीं भाई, तुम्हें मतलब रखना है, तुम्हें उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, करके तुम्हें एक्सेप्शन गिनवाना है। पर लड़के वाले से पहले तो लड़की वाले दहेज मांगते हैं कि लड़के के पास जमीन कितनी है, घर कितने हैं, घर कितना बड़ा है, छोटा है, भाई क्या करता है, बाप क्या करता है, लड़के की सैलरी कितनी है। तुम्हारी पूरी औकात को निचोड़ लेता है उसका बाप। अच्छा, तो सिर्फ इतनी सी बात है, तो ठीक है, तू अपनी बहन की शादी करवा दो किसी बेरोजगार से, उससे आधे लोगों को मोटिवेशन मिल जाएगी। देखो, जब एक चीज़ से प्रॉब्लम है ना सोसाइटी में, तो वो चीज़ बहुत टाइम से सोसाइटी में चलती आ रही है, तो उस चीज़ के अगेंस्ट में आवाज़ उठानी पड़ेगी, और वो आवाज़ रील्स में या फिर पोस्ट में कभी नहीं उठ सकती। तुम खुद अपने लाइफ में वो चीज़ इंप्लीमेंट करो, तो लोग तुम्हें देख के सीख लेंगे। कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस का, तो ब्रिटिश ने हमारे ऊपर कितने ज़्यादा सालों तक अत्याचार किया, ठीक है, 200 से ज़्यादा साल तक, एंड सब जनरेशन टू जनरेशन उनके जुल्म सहते रहे। आधे तो किंगडम बर्बाद हो गए, उनके राजाओं की कोई संपत्ति नहीं बची, उनको निकाल दिया, लेकिन उनका जुल्म रुका नहीं। लेकिन कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके पास उनका अच्छा खासा करियर था, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, लेकिन उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने अपने करियर के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचा, भले ही वो शहीद हो गए, लेकिन आज उनकी आत्मा को शांति तो मिली। इंडिपेंडेंस है तो सही हमारे पास, लेकिन ऐसे तुम रील्स पे आके बक करते रहते हो। लेकिन जब असलियत में रिश्ता भेजने की बारी आती है, तो तुम अपने बहन का रिश्ता किसी डॉक्टर, किसी इंजीनियर, किसी प्रोफेसर के घर भेजते हो, तब तो बेरोजगार घर नहीं भेजते। तब जाके तुम्हें लड़की देता है, और लोग कहते हैं कि लड़के वाले दहेज मांगते हैं। दहेज तो तुम मांग रहे हो, लड़की वाले। हाँ भाई, दहेज तो लड़कियां ही मांग रही है। वैसे लड़के क्या मांग रहे हैं एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले लड़की गोरी चिट्टी हो, लड़की काली ना हो, लड़की सांवली ना हो, लड़की लंबी ना हो, लड़की छोटी ना हो, लड़की पतली ना हो, लड़की मोटी ना हो, लड़की खाती पीती घर की लगे, लड़की खुद पढ़ी लिखी, उनके बच्चों को तो स्टार्टिंग में उसे ही पढ़ाना है, लड़की को खाना बनाना है, सिलाई बुनाई आए, घर का पोछा आए, झाड़ू आए, बर्तन आए, अपने पति के थप्पड़ और सास ससुर के ताने खाने पर गुस्सा ना आए, बेइज्जत होने में शर्म ना आए, अपने घर वालों को भूल जाए। तो अब हम देखने वाले कि लड़की को लड़के में क्या चाहिए। तो लड़के की एक 50,000 की सैलरी हो, गवर्नमेंट वाली जॉब हो, और उसका घर शहर में हो, गांव में हो, मोटरसाइकिल हो, ना हो तो ससुर से मिल जाएगा, गाड़ी हो, ना हो तो ससुर से मिल जाएगा, पतला हो, मोटा हो, पेट निकला हो, टकला हो, बाल लंबे हो, बाल छोटे हो, बाल आई ना, बिल्कुल गंजा हो, काला हो, सांवला हो, गोरा हो, मूंछ हो, मूंछ ना हो, हाइट छोटी हो नहीं हो, पेट बाहर निकल के बहुत बड़ा ताजमहल बन गया हो, या फिर पेट अंदर जाके कुपोषित बन गया हो, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ये जो मैंने बात कही ना 50,000 सैलरी या फिर गवर्नमेंट जॉब वाली, तो सारी की सारी बहस ना यहीं पे आके रुक जाती है। लड़कों का कहना है कि हमें 50,000 भी नहीं कमाना, अब कर लो बात। नहीं मतलब हम 50,000 सैलरी भी नहीं कमाएंगे, और ये जो बाकी जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने लड़कियों के लिए सिलेक्ट कर रखा है, हमारी माँओं ने स्पेशली ये सिलेक्ट किया है, ठीक है, क्योंकि अरेंज मैरिज में जाके हमारी माँ पहले ये सारी बातें कर लेती है, और दहेज की बातें जो है हमारे पापा कर लेते हैं। तो ये जो पहले माँ ने सिलेक्ट कर रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहले लड़कियाँ इसमें खड़ी उतरेगी। उसके बाद जो मेरे पिताजी है, वो पिताजी डिसाइड करेंगे कितना दहेज मिलने वाला है। बस ये दोनों बातें हो जाए, और बाकी मैं कमाऊँगा भी नहीं, बात खत्म, सॉलिड। हाँ भाई, तुमको हॉट फिगर वाली सुंदर सुशील अमीर लड़की भी मिल जाए जो तुमको दहेज भी दे दे, उसका उद्घाटन भी तुम ही करोगे सबसे पहले, क्योंकि तुम्हारे लिए तो वो ताला है और तुम्हारे पास चाबी, सबसे पहले ताला की चाबी तुम ही खोलोगे। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं पूछने वाले हैं कि जो तुम्हारा पेंसिल है वो कितने शार्पनर में ऑलरेडी जाके कट चुका है। और मैं आजकल इंटरव्यूज देखता हूँ, लड़कियां उठा के दे रहा है, मैं महीना कमाने वाला चाहिए 10 लाख 20 लाख 30 लाख करोड़ 5 करोड़, वो भी महीना। तो तुम जब करोड़ बोलती हो तुम्हारे मुंह में ऐसा लगता है लौड़ हो चुका है। तो
इनका पता है इनका क्या है, इनके पास ना कोई डाटा भी नहीं है, ठीक है, इनके पास कोई डाटा नहीं है, कोई इन्होंने ऑफिशियल इंटरव्यू नहीं देख रखा है, इन्होंने कहीं पढ़ा भी नहीं है किसी आर्टिकल में कि किसी लड़की ने ऐसा डिमांड किया है। इनका है कि इंस्टाग्राम में आता है कि लड़की ने इतना डिमांड किया है, इनका प्रूफ वो है। और साथ ही साथ वो जो मॉल में जाके रैंडम इंटरव्यूज़ नहीं होते जिनमें आधे से ज़्यादा स्क्रिप्टेड होता है, ठीक है, व्यूज़ लेने के लिए, तो इनका ना वो होता है। ये सुगंधा ठाकुर जो है वो भी उन्हीं का एग्जाम्पल देती है, लवली शर्मा भी उन्हीं का एग्जाम्पल देती है, फिर ये लॉर्ड जैसी शक्ल वाला जो शख्स है तो ये भी ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा है। मतलब तुम लोग के पास रेफरेंसेस असली वाले नहीं है क्या, हेडलाइंस वगैरह कुछ तो उठा के लाओ। हराम खाना छोड़ दो और हराम खाना भूल जाओ, क्योंकि पति तुम्हारे लिए मर भी जाएगा ना, तुम्हारी कमा कमा के तुम्हारे शौक पूरे करने के लिए, उसके बाद भी तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल गया तो उसे मरवा दोगी या उसे छोड़कर चली जाओगी बीच राह में अपने दूसरे प्यार के लिए और उस पर एलिमनी ठोकोगी। तो हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है। वो क्या है कि 10-12 औरतों ने ऐसा किया है तो मतलब हमें बिल्कुल मान लेना पड़ेगा कि हम सारी लड़कियाँ ऐसी है। लेकिन वो क्या है ना कि वो बहुत सालों से वो न्यूज़ आ रहे हैं कि आदमी ने ना मतलब अपनी पत्नी को मार दिया है, कि पत्नी ने बोल दिया भाई शराब मत पियो, पत्नी ने बोल दिया कि ये बुरे काम मत करो, तो पति को ना गुस्सा आता है तो पति अपने पत्नी को मार देता है। तो मतलब उसको तो जोक, अच्छा वो जोक है ना, बैड ट्रीटमेंट, अच्छा वो जोक था, सॉरी सॉरी भैया, प्लीज़ कंटिन्यू। या हराम का खाना छोड़ दो, कभी कमा के देखो, तुम्हें पता चलेगा कि 1 रुपए कमाने में ना गांड का पसीना निकल जाता है। वो आदमी धूप में तप के पैसा लाता है ताकि एक दिन वो गांड के पसीना का जो पैसा है वो उसके बेटी का दामाद लेके चला जाए। When a man wants to go 50-50 with you on a date, do this. Oh my god, I'm so embarrassed right now. Wait, you want to just be friends? I'm so confused this whole time. I thought this was a date. Oh my god, okay, I'm sorry. Here's my card. एंड हमें लगता है कि फेमिनिज्म के दुश्मन सिर्फ और सिर्फ मिसोजिनिस्ट भैया लोग हैं और पिक मी दीदिया है, ऐसा नहीं है। फेमिनिज्म की एक और बड़ी दुश्मन प्रजाति में आती है ये स्यूडो फेमिनिस्ट लड़कियाँ। आई एम श्योर इन लड़की को लग रहा होगा कि ये जो है ये बहुत बड़ी फेमिनिस्ट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, आप फेमिनिस्ट नहीं, आप स्यूडो फेमिनिस्ट हो। क्योंकि अगर आप फेमिनिस्ट होती तो आपको कभी भी शर्म नहीं आती बिल स्प्लिट करने में, आपको गर्व महसूस होता कि आज आप यहाँ तक पहुँच पाइए कि आप बिल स्प्लिट कर पा रही है। क्या आपको पता है कि आधी से ज़्यादा लड़कियाँ आज भी ये सोच रही है कि काश वो भी कमा पाती, और उनके जो कमाने के सपने को है ना, या तो शादी करके तोड़ दिया जाता है या तो कभी स्कूल ना भेज के तोड़ दिया जाता है। लेकिन वो सपना आपका पूरा हुआ है, शायद ये आपका सपना है भी नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी प्रिविलेज्ड हो, इसीलिए आपको शर्म आ रही है। और कमेंट सेक्शन में काफ़ी लड़कियां भी थी जो कह रही थी कि एक राइट मैन, एक सही पुरुष आपके लिए चेयर खींच के देगा, आपका बिल पे करेगा। वो इसलिए क्योंकि उसे लगता है आप भिखारन हो, आपके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो आपका बिल पे करके देता है। खुद ही सोचो ना, हमारे बिल कौन पे करते हैं? मम्मी पापा बचपन में, क्यों? हमारे पास पैसे नहीं होते। पति, क्यों? पत्नी के पास पैसे नहीं होते। या फिर हम हमारे मम्मी पापा का बिल पे करते हैं जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं और हम उनके एज में आ जाते हैं, क्यों? उनके पास पैसे नहीं होते। यानी कि अगर हम कुल मिलाकर देखें तो हमारे पूरे लाइफ टाइम में हम सिर्फ उन्हीं का बिल पे करते हैं या फिर उन्हीं के पैसे देते हैं, उन्हीं के एक्सपेंसेस उठाते हैं जिनके पास अपने पैसे नहीं होते। हम कभी भी हमारे दोस्त की तरफ से पैसे पे नहीं करते, कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, वो कॉन्ट्रीब्यूशन अलग चीज़ है, पैसे पे नहीं करते, या फिर चलो इमरजेंसी में तो करते हैं। तो आप क्यों उनमें से एक बनना चाहती हो दीदी जिनके पास पैसे नहीं है? जब आप खुद जॉब कर रही हो, आपके पास आपका कार्ड है, तो आप फिर भी भिखारन बन के जीना चाहती हो? दहेज लेने वाला कौन होता है? आदमी। दहेज देने वाला कौन होता है? आदमी। लड़की ने तो दिया ही नहीं ना दहेज। दहेज कौन देता है? एक आदमी। दहेज कौन लेता है? एक आदमी। दहेज ना मिलने पे जलाया किसे जाता है? एक औरत को। और मेरी फीड में ना अचानक से इनकी वीडियो आ गई थी और मेरे अंदर ना बहुत ही चुल मच रही है कि मैं इनकी और इनकी जो दूर की रिश्तेदार सुगंधा ठाकुर जी है, इन दोनों पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि इन दोनों की बातें मुझे बड़ी पसंद है और इन दोनों की बातों से ज़्यादा मुझे इन दोनों की हिपोक्रेसी पसंद है। किचन एक सीक्रेट स्पेस था, लव, हीलिंग, केयर का सेंटर। अब हम सोचने लग गए हमें यहाँ से भागना है। फिर पवित्र स्थल से आदमी को दूर कर दिया। हमेशा आदमियों के साथ अत्याचार होता रहता है। अपनी औरतें तो निकल गई किचन से और दूसरों की औरतें आ गई हैं हाउस हेल्प बनकर। और हम किसी और के नौकर बन गए हैं। किसी और के यहाँ जब आप जॉब करते हो, वो नौकरी तो है, बस पैसे थोड़े ज्यादा मिलते हैं। इसी को अब विमेन एम्पावरमेंट बोला जाता है। क्या कहा? थोड़े ज़्यादा पैसे मिलते हैं? घर में काम करने के लिए किसको पैसे मिल रहे हैं? आपके पति आपको पैसे देते हैं घर में काम करने के लिए? छी यार, कैसी औरत हो! एक तो पॉडकास्ट में बैठ के पैसे ले रही हो, फिर पति से भी पैसे लेती हो। मर्द ही फंसा हुआ था इस रैट रेस में। कमाल की बात है, अब औरतें भी फंस गई है। बेशरम की शक्ल तो देख लो, जानती भी है कि आदमी इतने टाइम से रैट रेस में फंसा हुआ है, फिर भी अपने आदमी के पैसों पे ये सारा काम करके घूम रही है, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है ना, डिपेंडेंट है। तो इतनी महंगी साड़ी अपने पति के पैसे पे खरीदा होगा। बाय द वे एक मज़े की बात बताऊँ, पॉडकास्ट में बैठने के पैसे मिलते हैं तो टेक्निकली ये औरत भी इंडिपेंडेंट ही है, लेकिन वो हाँ, कंटेंट तो इंडिपेंडेंट औरतों का मजाक बनाना है ना। हाँ, कंटिन्यू। अरे लड़कियों की बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई है? नहीं मतलब सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रही। मेरी एक दोस्त मेरे पास आके बोलती है कि अदिति तुझे ना ऐसे व्यूज नहीं आने वाले, तू क्या कर, छोटे छोटे कपड़े पहनना शुरू कर दे, क्लीवेज दिखाना शुरू कर दे, देख तुझे कैसे मिलियंस में। अच्छा, तो दीदी को इस बात का प्राउड है कि दीदी मेल अटेंशन के लिए नहीं पड़ी हुई है इंस्टाग्राम पे। दीदी एक बात सुनो, ऐसा है ना कि मेल अटेंशन के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले आप छोटे कपड़े पहन के उनके थरक को जगा दो, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि आगे जाकर वही लड़के आपको गाली भी देंगे। लेकिन दूसरा तरीका है ना, वो बिल्कुल सॉलिड प्रूवन है। वो तरीका है कि उनके अंदर की मिसोजिनी को जगा दो और आप ये भरपूर कर रही हो और आगे जाके आपको माँ दुर्गा क्वीन की उपाधि भी मिल सकती है।
यार ये बंदियों का एटीट्यूड दिन ब दिन नेक्स्ट लेवल जा रहा है। मेरी एक्स रूममेट 10 जगह मुंह मार के 10 लंडों से शॉपिंग करवा के आके मुझे बोल रही है कि देख मेरे पास तो ज़ारा का टॉप है, मैं स्टारबक्स गई थी, मैं तो वहां गई थी, मैंने तो ये किया। तेरे पास है? मेरे पास कैरेक्टर है, तेरे पास है नहीं ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या इसके पास इसके दोस्तों का नंबर नहीं होता है? मतलब इसके दोस्त आके ऐसे कुछ भी कहते हैं एंड ये उन दोस्तों के मुंह पे कुछ भी नहीं कहती। ये बैठ जाती है अपना कैमरा ओपन करके और ये कैमरे के सामने बैठ के कहती है कि मेरी दोस्त ने मुझे ये बोला, मेरी दोस्त ने तो बहन सुन मेरी बात। अरे बहन तो उसको बोलना जाके हम क्या करें, तेरी दोस्त ने मुझे क्या बोला, उसका नंबर नहीं है क्या तेरे पास? ये बंदियों का एटीट्यूड ही अलग है। तो तू क्या है बहन? तू लड़की नहीं है क्या, लड़का है क्या तू? मतलब मैक्सिमम बोल दो, कुछ लड़कियां बोल दो, मोस्ट ऑफ गर्ल्स बोल दो, 90% लड़कियां बोल दो, 80% लड़कियां बोल दो, आजकल की लड़कियां बोल दो, जेंसी लड़कियां बोल दो, आजकल की जनरेशन की लड़कियां बोल दो, अभी की लड़कियां बोल दो, के-पॉप फैन लड़कियां बोल दो, BTS फैन लड़कियां बोल दो। पर जनरलाइज स्टेटमेंट देने के बाद खुद को उस जनरलाइजेशन से अलग कैसे कर ले रही हो? ये कैसा टेक्निक है बहन? वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। वैसे मेरे पास ये कैटेगरी के लोग भरे पड़े हैं, लाइक ये पिक मी और मिसोजिनिस्ट लड़कियाँ, मिसोजिनिस्ट लड़के, फिर ऐसे मतलब ख़त्म ही नहीं होंगे। एटलीस्ट मैं 1 घंटे का वीडियो बना सकती हूँ एंड मुझे पता है कि किसी लड़के ने मेरी वीडियो यहाँ तक नहीं सुनी होगी और मुझे ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में बहुत सारी गाली पड़ गई होगी। अगर मेरे इस वीडियो में अच्छे व्यूज़ आए तो मुझे ना इस चीज़ की प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैंने कुछ ही टाइम पहले मुस्कान और ऑकवर्ड कोट पर वीडियो बनाया था एंड तब भी मुझे बहुत गालियाँ पड़ी थी, मुझे पिक में सुनने को मिला था एंड मुझे पता है अब मुझे बहुत ज़्यादा गाली पड़ने वाली है, बट इट्स ओके। मेरा बहुत टाइम से ऐसा प्लान था कि मुझे ऐसा तो वीडियो बनाना है, बट अगर इसमें अच्छा सपोर्ट आता है तो मैं इसके और भी पार्ट्स लाऊंगी, वरना मैं फिर भी लाऊंगी क्योंकि मेरा चैनल ये लोग क्या ही उड़ाएंगे। एंड हाँ लास्टली देखो, एक्सेप्शन हर जगह होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्राइम दिखाए जहाँ पे औरतें विक्टिम हैं, ठीक उसी तरह मर्द भी विक्टिम है। लेकिन अगर हम हर क्राइम को जेंडर वॉर बना देंगे, जहाँ पे जब औरत के साथ होगा तो मर्द बोलेंगे बहुत अच्छा हुआ, उस फलाने ढिमकाना औरत का कर्मा का सज़ा मिल गया, या फिर अगर मर्द के साथ होगा तो औरत खुश हो जाएगी, तो ऐसे कभी भी कोई भी क्राइम नहीं रुकने वाला है। हमें क्रिमिनल को इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, जेंडर, कास्ट, क्लास, हमें उसे ब्लेम करना पड़ेगा कि उसने एक निर्दोष को मारा है। एंड जो भी इंसान एक क्रिमिनल को डिफेंड करता है, ठीक है, भले ही वो लड़की है इसलिए इसे लड़की क्रिमिनल को डिफेंड कर दिया, फिर लड़का है इसलिए लड़के क्रिमिनल को डिफेंड कर रहा है, सो इसका यही मतलब है कि वो लोग भी रियल लाइफ में क्रिमिनल ही है, बस उन्हें मौका नहीं मिला है। दूसरे टाइप के लड़के हैं जो अक्सर ऐसे वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया बेस वीडियो में कुछ तो एग्जांपल्स, कि एक लड़के को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीने के पैसे, तो तुम इज्जत करो, ये करो। हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड तुम्हें एक लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा है, जैसे कि फेमिनिस्ट को लड़कियों के लिए बुरा लगता है, अच्छी बात है, लगना भी चाहिए, लेकिन एक बेटी का बाप भी तो शायद मर्द ही होता है, तो तब तुम्हें बुरा नहीं लगता एक बेटी के बाप से इतना ज़्यादा रकम मांगने में? स्पेशली हम देखते हैं किसान वगैरह से दहेज ले रखा है लोगों ने, वो इतने गरीब है उनसे दहेज लिया जा रहा है, वो भी तो आदमी है, उनके लिए बुरा नहीं लगता, उनके खून पसीने के पैसे नहीं है। तो फिर तुम भिखारी हो, तुमको दहेज में पूरी दुनिया चाहिए, तुम वो मान लो, एक्सेप्ट कर लो। मर्द जात के दुख मत गिनवाओ, क्योंकि तुम्हें खुद तो कोई दुख होता नहीं है मर्द के लिए, ठीक है। लड़की का बाप भी मर्द ही है।